हेलो गाइस, आज अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर को डील करने जा रहे हैं जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में सबसे पहले अपन बात करते हैं कितनी टाइप्स की मूवमेंट होती है। तो सबसे पहले होती है सिलियरी या फ्लैजिलर मूवमेंट। ये होती है बाय मीन्स ऑफ सिलिया या फ्लैजिला। इसके एग्जांपल्स हैं यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा, पैरामीशियम। या फिर ह्यूमंस के अंदर बात करें तो ह्यूमन स्वर्म जो कि फ्लैजिला से मूव करता है, या फिर ट्रैकिया, ब्रोंका एंड द फैलोपियन ट्यूब जिनके अंदर सीलिएटेड मूवमेंट्स होती है। दूसरी मूवमेंट होती है अमीबॉइड या सूडोपोडियल मूवमेंट। ये बाय मीन्स होती है सूडोपोडिया, यानी कि ये माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट रहते हैं इनके अंदर जो एक्टिन प्रोटीन के बने रहते हैं। इनके एग्जांपल्स है अमीबा, एंट अमीबा। और ह्यूमंस के अंदर जो ह्यूमंस के WBCs रहते हैं या फिर मैक्रोफेजेस रहते हैं वो अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। अब हम बात करते हैं मस्कुलर मूवमेंट। ये जो मस्कुलर मूवमेंट रहती है वो बाय मीन्स ऑफ मसल्स के थ्रू होती है। इनके अंदर जो मूवमेंट रहती है वो बॉडी पार्ट्स की होती है या फिर लोकोमोशन होता है। लोकोमोशन यानी कि जो प्लेस के अंदर चेंज आए मूवमेंट के थ्रू उसको अपन लोकोमोशन बोलते हैं। यानी कि एक सेंटेंस रिस्पॉन्सिबल है ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। यानी सारी लोकोमोशन मूवमेंट होती हैं बट जितनी भी मूवमेंट होती हैं वो सारी लोकोमोशन नहीं होती हैं। तो मसल्स की बात करें, मसल्स हमेशा मीजोडर्मल होती है ऑरिजिन के अंदर, एक्सेप्ट कुछ मसल्स को छोड़ के जो कि है आइरिस, सिलियरी मसल्स, मेमोरी ग्लैंड वाली मसल्स और इरेक्टर पाइलाई ऑफ स्किन। ये हमेशा एक्टोडर्मल होते हैं ऑरिजिन के अंदर। मसल कॉन्स्टिट्यूट करता है 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट को। टोटल मसल्स रहती है बॉडी के अंदर वो रहती है 369 मसल्स। ये 3 टाइप्स की मसल्स बॉडी के अंदर फाउंड आउट होती है। सबसे पहले रहती है स्केलेटन, दूसरी रहती है स्मूथ मसल्स, तीसरी रहती है कार्डियक मसल। अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स की, जो कि अपन बात करेंगे स्केलेटन मसल्स की। ठीक है, जो कनेक्ट करता है बोन को या मसल से उसको बोलते हैं टेंडन, जो कि हमेशा बना रहता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। स्टडी ऑफ मसल्स को कहते हैं अपन मायोलॉजी या सार्कोलॉजी। जो मसल्स रहती है वो बनी रहती है बहुत ही सारे फेसिकुलाई के, जो कि ये कवर्ड रहते हैं थ्रू इन एपीमाइसियम। ये जो रहता है ये फेसिकुलाई रहते हैं। फेसिकुलाई की आउटर कवरिंग जो रहती है वो एपीमाइसियम रहती है, और जो फेसिकुलाई रहते हैं वो फेसिकुलाई रहते हैं वो कवर रहते हैं थ्रू पेरीमाइसिलियम। और जो पेरीमाइसिल जो इनका मसल फाइबर रहता है यानी कि जो मसल सेल रहता है वो कवर रहता है थ्रू एंडोमाइसियम। यानी कि जो फेसिकुलाई रहते हैं वो बंडल रहते हैं बहुत सारे मसल फाइबर्स के, और ये कवर रहते हैं थ्रू पेरीमाइसियम। जो मसल फाइबर रहते हैं वो एक मसल सेल रहता है जो कि कवर रहता है एंडोमाइसियम से। क्या क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज रहती है मसल या मसल फाइबर की? तो ये कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी शो कर सकते हैं, एक्साइटेबिलिटी शो कर सकते हैं, एक्सटेंसिबिलिटी शो कर सकते हैं, या फिर इलास्टिसिटी भी शो कर सकते हैं। अब मसल सेल कैसे दिखते हैं? तो मसल सेल की अपन बात करें तो ये लॉन्ग रहते हैं, सिलेंड्रिकल रहते हैं नेचर में, और हमेशा अनब्रांच रहते हैं। तो जो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है मसल सेल की उनको अपन सार्कोलेमा बोलते हैं। इसमें जो मसल वाले रहते हैं उनमें हमेशा सार्को वर्ड का हमेशा यूज होगा। जैसे अपन जो इनका साइटोप्लाज्म रहता है उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। इनके अंदर सिंसाइशियम कंडीशन होती है। सिंसाइशियम क्या होती है? ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, यानी कि इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। जो इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है उसको अपन सार्कोसोम बोलते हैं। जो इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है जो कि स्टोर हाउस रहता है कैल्शियम का, उसको अपन बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके अंदर मायोग्लोबिन भी प्रेजेंट रहता है, यानी कि ये ऑक्सीजन स्टोरिंग रेड कलर का पिगमेंट रहता है मसल सेल के अंदर। यानी कि एक जो मायोग्लोबिन रहता है वो हमेशा एक O2 मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगा। इनके अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है, यानी कि ये स्टोर्ड एनर्जी रहती है मसल सेल की। इनके अंदर क्रिएटिनिन फॉस्फेट भी स्टोर रहता है, यानी कि ये स्टोर हाउस रहते हैं फॉस्फेट्स के भी। इनके अंदर टी टिब्यूल प्रेजेंट रहता है। टी टिब्यूल क्या रहते हैं? ये एक्सटेंशन रहते हैं या फिर इनफोल्डिंग्स रहती है सार्कोलेमा की, जो कि अराउंड रहती है मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स की बात करें तो एक ये प्रोटीनिशियस रॉड लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कि प्रेजेंट रहता है सार्कोप्लाज्म के अंदर। ये 2 काइंड के मायोफिलामेंट से बना रहता है। एक रहता है थिक और लॉन्ग मायोसिन फिलामेंट, और एक रहता है थिन या शॉर्ट एक्टिन फिलामेंट। तो ये एक मसल सेल का डायग्राम है। इसकी अपन बात करें तो जो इनकी लेयर आउटर कवरिंग रहती है उसको अपन सार्कोलेमा बोलते हैं। अंदर वाला सार्कोप्लाज्म रहता है। इनके अंदर जो सिंसाइशियम कंडीशन रहती है यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन रहती है। और जो ये देख पा रहे हैं अपन ये एक मल्टी टिब्यूल रहता है जो कि मायोफाइब्रिल के अराउंड प्रेजेंट रहता है। अब थोड़ा इसको 200 टाइम्स अपन जूम करें एक पार्टिकल को तो ये कैसा दिखता है, यानी कि अपन बात करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द मसल फाइबर की। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर में अपन देख पाते हैं कि जो मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट रहता है वो
अल्टरनेटली और पैरेलली अरेंज रहते हैं। जैसे कि ये जो रहता है ये मायोसिन फिलामेंट रहता है, ये रहता है जो एक्टिन फिलामेंट रहता है, ये अल्टरनेटली और पैरेलली अरेंज रहते हैं। जो इनके अंदर जो मायोसिन रहता है उसकी लेंथ रहती है 1.5 माइक्रोन लेंथ रहती है, और जो एक्टिन फिलामेंट रहते हैं उनकी लेंथ रहती है 1 माइक्रोन लेंथ रहती है। तो जो अपने एक्टिन फिलामेंट रहते हैं वो सराउंड होते हैं बाय 3 मायोसिन फिलामेंट। जो अपने मायोसिन फिलामेंट रहते हैं, ईच मायोसिन फिलामेंट वो सराउंड होते हैं थ्रू 6 एक्टिन फिलामेंट। ये याद करने वाले पॉइंट्स हैं। जो एक्टिन के एंड्स हैं वो ओवरलैप करते हैं अपने मायोसिन फिलामेंट्स को। अब इनके अंदर कुछ बैंड्स की बात कर लें या फिर कुछ लाइंस की बात करें, तो जो अपना ए बैंड रहता है यानी कि जो डार्क या एनाइसोट्रॉपिक बैंड रहता है, इसके अंदर जो रहता है मायोसिन और कुछ एक्टिन पार्ट प्रेजेंट रहता है। जो इसकी लेंथ रहती है वो 1.5 माइक्रोन लेंथ रहती है। अपन बात कर लेते हैं तो आई बैंड की। आई बैंड हमेशा लाइट रहता है और आइसोट्रॉपिक बैंड रहता है। इनके अंदर ये केवल और केवल एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि जो ये एरिया है वो आई बैंड है, ठीक है। जो एच जोन रहता है यानी कि हैंसन जोन रहता है, ये जो अपना डार्क जोन के अंदर जो लाइटरल सेंट्रल पार्ट रहता है ए बैंड के अंदर, जहाँ पे एक्टिन एब्सेंट रहता है, उस एरिया को अपन एच जोन बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं एम लाइन की। तो एम लाइन बनी रहती है मायोमेसिन प्रोटीन की, जो कि कनेक्ट करती है या फिर बाइंड करती है सारे मायोसिन फिलामेंट को और बाइसेक्ट करती है ये मायोसिन फिलामेंट को। अब हम बात करें जेड लाइन की। जेड लाइन बाइसेक्ट करती है अपनी एक्टिन फिलामेंट को और इनको बाइंड करके रखती है आपस में, यानी कि जोड़ के रखती है जेड लाइन। अब अपन सार्कोमियर की बात करें तो सार्कोमियर फंक्शनल यूनिट रहती है अपने मसल फाइबर की। इनका जो डिस्टेंस रहता है बिटवीन 2 जेड लाइन, इसको अपन सार्कोमियर बोलते हैं। जो इसकी लेंथ रहती है वो अराउंड 2.5 माइक्रोन रहती है एट रेस्टिंग स्टेज। अब मायोसिन फिलामेंट किस तरह का दिखता है, अपन अब इसकी बात कर लें थोड़ी सी। तो जो मायोसिन रहता है वो पॉलीमर रहता है एक्चुअली। तो इसका मोनोमर क्या रहता है, वो रहता है मीरोमायोसिन। जो मीरोमायोसिन रहता है वो बना रहता है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का, जो कि हेलिकली अरेंज रहते हैं। इनके अंदर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक टेल रहता है और एक हेड या फिर शॉर्ट नेक रहता है। जो टेल वाला पार्ट रहता है उसको अपन लाइट मीरोमायोसिन बोलते हैं। जो हेड या नेक वाला पार्ट रहता है उसको अपन हैवी मीरोमायोसिन बोलते हैं। मैंने जैसा बताया कि इसके अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट रहती है जो कि हेलिकली अरेंज रहती है, और जो इनका जो हेड रहता है या फिर नेक रहती है वो हल्के से एंगल पे प्रोजेक्ट आउट होती है। जो इनके हेड रहता है इनके अंदर 2 साइड प्रेजेंट रहती है, एक एटीपी बाइंडिंग साइड प्रेजेंट रहती है और एक एक्टिन बाइंडिंग साइड प्रेजेंट रहती है। यानी कि जो इनका हेड रहता है वो एक्ट करता है एज एन एटीपेज। अपन ने मायोसिन फिलामेंट देख लिया तो अपन कुछ एक्टिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर के बारे में भी देख लेते हैं। तो ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी रहता है। जो मायोसिन भी था वो भी एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ही था। जो एक्टिन फिलामेंट रहता है वो बना रहता है 3 टाइप के प्रोटीन से। सबसे पहले अपन बात करें तो एफ एक्टिन प्रोटीन का बना रहता है, यानी कि जो एफ एक्टिन रहता है इसको अपन फिलामेंटस एक्टिन भी बोलते हैं। इनके अंदर 2 चेन प्रेजेंट रहती है जी एक्टिन की। जी एक्टिन रहता है वो मोनोमर रहता है, यानी ग्लोबुलर एक्टिन रहता है जो कि हेलिकली अरेंज रहता है। जी एक्टिन पे एक साइट प्रेजेंट रहती है जिसको अपन बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। अपन बात करते हैं ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन रहता है वो रन करता है क्लोज टू एफ एक्टिन अलोंग द एंटायर लेंथ, यानी कि पूरे लेंथ पे ये रन करेगा अलोंग एफ एक्टिन प्रोटीन। अपन बात करते हैं ट्रोपोनिन की। जो ट्रोपोनिन रहता है वो प्रेजेंट रहता है ऑन ट्रोपोमायोसिन एट शॉर्ट डिस्टेंसेस या फिर कुछ गैप छोड़ के प्रेजेंट रहता है अपना ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के अंदर 3 सब यूनिट्स रहती हैं, यानी कि जो अपना इसको 3 सब यूनिट्स को याद करने के लिए अपने ट्रिक बनाई है। जो अपना टीसी रहता है यानी कि जो टिकट कलेक्टर रहता है तो वो इनिबिट हो जाता है, यानी कि उसको फेंक दिया जाता है, जैसे अपन ने चेन्नई एक्सप्रेस में देखा था। तो TCI, तो टी सब यूनिट रहती है वो ट्रोपोनिन मायोसिन बाइंडिंग साइट रहती है। जो अपनी सी सब यूनिट रहती है वो कैल्शियम बाइंडिंग साइट रहती है। जो अपनी आई सब यूनिट रहती है वो इनिबिटरी साइट रहती है। और सबसे मेन पॉइंट रिलैक्सेशन के बाद ये कवर करता है अपनी एक्टिव साइट ऑफ द जी एक्टिन को। तो जैसे अपन ने बात करी रिलैक्स स्टेट के अंदर जो ट्रोपोमायोसिन और जो अपना ये रहता है क्या रहता है ट्रोपोनिन, ये दोनों कवर कर लेते हैं जो एक्टिव साइट प्रेजेंट रहती है, यानी कि मायोसिन बाइंडिंग साइट जो प्रेजेंट रहती है जी एक्टिन के ऊपर, उसको ये मास्क कर लेता है। और कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जब कैल्शियम अटैच होता है यानी कि सी सब यूनिट पे ट्रोपोनिन की, तो ये अनमास्क हो जाता है और कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे शो करता है तो इसके लिए अपन पढ़ेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर आधारित है। ये प्रपोज करी थी हक्सले एंड हक्सले ने
और हैंसन ने। तो ये क्या स्टेट करती है? ये स्टेट करती है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्टिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर द मायोसिन फिलामेंट टूवर्ड्स द सेंटर रिजल्टिंग इन द शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर। जो अपना एक्टिन फिलामेंट रहता है वो स्लाइड ओवर होता है मायोसिन फिलामेंट के ऊपर, जिस वजह से शॉर्टनिंग हो जाती है अपने सार्कोमियर की। तो इसके अंदर क्या क्या शॉर्टर होता है और क्या क्या कांस्टेंट रहता है उसके बारे में अपन थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। जो अपना सार्कोमियर रहता है वो शॉर्टन लेंथ हो जाती है उसकी। जो आई बैंड रहता है वो भी शॉर्टन हो जाता है, एच जोन भी शॉर्टन हो जाता है। जबकि जो अपना ए बैंड रहता है, ए बैंड के अंदर मायोसिन और एक्टिव फिलामेंट दोनों प्रेजेंट रहते हैं, इस वजह से ये कांस्टेंट साइज का रहता है। अब हम बात करें तो लेंथ में क्या चेंजेस आता है मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट की, तो इनके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आता है, ये भी हमेशा कांस्टेंट साइज की रहती है। अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से पढ़ने से पहले अपन थोड़ा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी न्यूरॉन और मसल के बीच का जंक्शन रहता है, यानी कि कोई इम्पल्स आती है तो वो मसल तक कैसे पहुंचेगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे शो होगा, यानी कि अपन जो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो जो अपना ब्रेन रहता है वो इम्पल्स सेंड करता है थ्रू एन मोटर न्यूरॉन। जो इम्पल्स रहती है वो रीच करती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे और ब्रेकिंग हो जाती है अपनी एसिटाइल कोलिन वेसिकल की, जिस कारण जो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और ये रिसीव्ड होते हैं बाय रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सार्कोलेमा। तो फिर ये जो इम्पल्स रहती है ये स्प्रेड आउट हो जाती है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है टू टी ट्यूब्यूल। और जैसे ये इम्पल्स रिसीव्ड होती है बाय टी ट्यूब्यूल और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये रिलीज करते हैं अपने कैल्शियम को जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट रहता है, जिस वजह से बाइंडिंग होती है कैल्शियम आयन की जो कि सी साइड पे बाइंड करता है, जो कि ट्रोपोनिन पे प्रेजेंट रहती है, जिस कारण ये अनमास्किंग होती है ऑफ एन एक्टिव साइट ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। जो जी एक्टिन पे एक्टिव साइट प्रेजेंट रहती है उसकी अनमास्किंग हो जाती है, जिस कारण क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाता है मायोसिन और एक्टिन के बीच में। ये किस कारण फॉर्मेशन होता है? ये विद द हेल्प ऑफ एटीपी, जिस वजह से पावर स्ट्रोक होता है मायोसिन हेड का और स्लाइडिंग होती है एक्टिन की ओवर मायोसिन टूवर्ड्स द सेंटर, जिस वजह से एक और नया एटीपी गेट अटैच होता है मायोसिन फिलामेंट के ऊपर, जिस वजह से ब्रेकेज हो जाता है अपने क्रॉस ब्रिज का और एटीपी हाइड्रोलिसिस यील्ड करता है एनर्जी को, यानी कि फॉर्मेशन होता है नया क्रॉस ब्रिज का। ये इम्पल्स जब तक जनरेट होती रहेगी, जब तक अपनी इम्पल्स आती रहेगी, जब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। और अगर ये प्रोसेस अपने को ख़त्म करनी हो तो वापस ये एक्टिव प्रोसेस होती है, यानी कि इसके अंदर भी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि ब्रेक कर देता है अपने कैल्शियम को, इनिबिट कर देता है और मास्क कर लेता है अपनी एक्टिव साइट पे जो कि प्रेजेंट रहती है जी एक्टिन फिलामेंट पे। तो मैंने जैसा बताया कि मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों ही एक्टिव प्रोसेसेस हैं। तो क्या क्या एनर्जी सोर्सेज रहते हैं मसल फाइबर्स के अंदर? इनके अंदर दो एनर्जी सोर्सेज रहते हैं, एक एटीपी रहता है, दूसरा क्रिएटिनिन फॉस्फेट रहता है। जो अपना एटीपी रहता है वो डायरेक्ट सोर्स रहता है, जो अपना क्रिएटिनिन फॉस्फेट रहता है, यानी कि क्रिएटिनिन फॉस्फेट जब एडीपी के साथ अटैच होता है तो एटीपी प्लस क्रिएटिनिन रिलीज होता है। जो क्रिएटिनिन रहता है वो अपना मेटाबॉलिक वेस्ट रहता है। जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो अपना जो ग्लाइकोजन रहता है जो कि स्टोर रहता है लीवर के अंदर, वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर और ग्लूकोज फर्दर डिकम्पोज होता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी अपने को प्रोवाइड करता है। ये बहुत कम मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज। ये अराउंड 2 एटीपी प्रोवाइड करता है। तो मसल फटीग क्या होता है? मसल फटीग हो जाते हैं यानी कि कुछ पावर रिडक्शन हो जाती है मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड, इंक्रीज हो जाता है। तो ऑक्सीजन डेप्थ क्या होता है? ऑक्सीजन डेप्थ ये होता है यानी टेम्परेरी शॉर्टेज होती है जाती है ऑक्सीजन की अपनी बॉडी के अंदर। इसका ट्रीटमेंट क्या है? अपन जब फास्टर ब्रीथिंग ले लेंगे तो अपनी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मल हो जाएगी और इसके अंदर ब्रेकडाउन होता है अपने लैक्टिक एसिड का, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है बाय ऑक्सीडेशन, यानी कि लैक्टिक एसिड प्लस ऑक्सीजन तो ये CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड साइकिल की, यानी कि कॉरिज साइकिल की। तो जो अपने ग्लाइकोजन स्टोर रहता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज फर्दर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और ग्लाइकोजन फर्दर टूटता है लैक्टिक एसिड में, और जो लैक्टिक एसिड का 20% है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और जो 80% है वो वापस कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोजन के अंदर। ये फर्दर प्रोसेस चलती रहती है। अब हम बात करते हैं रेड मसल फाइबर की और वाइट मसल फाइबर की। रेड मसल फाइबर को अपन स्लो या टॉनिक मसल्स भी कहते हैं, जबकि वाइट मसल फाइबर को अपन ट्विच मसल या फास्ट मसल्स भी कहते हैं। तो रेड मसल और वाइट मसल्स का कुछ अपन डिफरेंस देख लेते हैं। तो रेड मसल के अंदर प्लेंटी ऑफ द मायोग्लोबिन प्रेजेंट रहते हैं,
जबकि इनके अंदर लेस मायोग्लोबिन प्रेजेंट रहते हैं व्हाइट मसल फाइबर के अंदर। रेड मसल फाइबर के अंदर प्लेंटी ऑफ सार्कोसोम प्रेजेंट रहते हैं, जबकि इनके अंदर लेस सार्कोसोम प्रेजेंट रहते हैं। इनके अंदर प्लेंटी ऑफ द ब्लड कैपिलरीज रहती हैं, जबकि इनके अंदर लेस ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट रहती है। जो रेड मसल फाइबर रहते हैं ये परफॉर्म करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन को, जबकि व्हाइट मसल फाइबर परफॉर्म करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन को मेनली। जो रेड मसल फाइबर रहता है इनके अंदर लेस ग्लाइकोजन रहता है, जबकि इनके अंदर व्हाइट मसल फाइबर के अंदर बहुत प्लेंटी अमाउंट में ग्लाइकोजन प्रेजेंट रहता है। जो अपना रेड मसल फाइबर रहता है इनके अंदर लेस मसल फटीग होता है, क्योंकि ये स्लो मसल्स रहती हैं, यानी कि इनके अंदर मसल के अंदर थकावट बहुत कम होती है। जबकि जो अपनी व्हाइट मसल फाइबर रहती है ये बहुत फास्ट मसल रहती है, यानी बहुत फास्ट रिस्पॉन्स करती है, इस वजह से ये मसल फटीग बहुत जल्दी होता है इनके अंदर। जो अपनी रेड मसल फाइबर रहती है इनके अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है वो भी लेस प्रेजेंट रहता है, जबकि व्हाइट मसल फाइबर के अंदर बहुत ज़्यादा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है। जो रेड मसल फाइबर रहती है इनके अंदर स्लो और सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। और जो अपनी व्हाइट मसल फाइबर रहती है इनके अंदर फास्ट बट स्लो पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्शन होता है। जो रेड मसल फाइबर के एग्जांपल हैं जैसे कि एक्सटेंशनल मसल ऑफ द बैक, और जो व्हाइट मसल फाइबर के एग्जांपल है मसल ऑफ द आई बॉल या फ्लाइंग मसल ऑफ द स्पैरो। अब कंपोजिशन क्या है मसल का, तो कंपोजिशन के बारे में अपन थोड़ा देख लें तो जो अपनी बॉडी रहती है यानी मसल रहती है वो 75% वाटर की बनी रहती है। इनके अंदर 20% प्रोटीन रहता है, प्रोटीन जैसा अपन ने पढ़ा मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, और एक डायस्ट्रोफिन प्रोटीन भी रहता है। जो डायस्ट्रोफिन प्रोटीन रहता है ये सबसे बड़ा अपना प्रोटीन रहता है। इनके अंदर 5% अराउंड ग्लाइकोजन, क्रेटिनिन, फॉस्फेट, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम प्रेजेंट रहते हैं। जो मोस्ट अबंडेंट मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट रहता है मसल के अंदर वो पोटेशियम रहता है। तो मसल ट्विच क्या होती है? मसल ट्विच रहता है सिंगल आइसोलेटेड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द मसल इन रिस्पॉन्स टू द सिंगल स्टिमुलाई। तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई क्या रहता है, यानी कि मिनिमम थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई रहता है जो रिक्वायर्ड होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। मसल फॉलो करती है ऑल या फिर नन लो को, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट होगी तो सारी कॉन्ट्रैक्ट होगी, अगर एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। यही है, आइदर मसल कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम एट थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई और इट डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। तो राइगर मोर्टिस क्या होती है? राइगर मोर्टिस एक्सट्रीम रिजिडिटी हो जाती है मसल्स की आफ्टर डेथ, क्योंकि कोई नया एटीपी बनता है नहीं, क्योंकि रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों ही एक्टिव प्रोसेस है, ना ही एटीपी बनता है बॉडी के अंदर और धीरे धीरे डिग्रेडेशन चालू हो जाता है, यानी कि ये 15 से 24 घंटे में डिसअपियर भी हो जाती है। यानी कि ये कैलकुलेट होती है कि आदमी कितने टाइम में मरा या फिर कितनी देर पहले मरा। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड की। रिफ्रैक्टरी पीरियड यानी कि टाइम इंटरवल बिटवीन टू मसल ट्विचेस, इसको अपन रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं, जो कि इस पीरियड के बीच में मसल रिस्पॉन्ड नहीं करती कोई भी स्टिमुलाई को। तो मसल की जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का टाइम है वो रहता है 0.1 सेकेंड। इनके अंदर सबसे पहला रहता है लेटेंट फेज जो कि रहता है 0.01 सेकेंड का, फिर रहता है कॉन्ट्रैक्शन फेज जो कि रहता है 0.04 सेकेंड का, और जो रिलैक्सेशन फेज रहता है वो 0.05 सेकेंड्स का रहता है। अब सबसे अपन ने कोई सर्दियों में शिवरिंग देखी होगी कि अपन सर्दियों में थोड़ा कांपने लग जाते हैं, तो वो कांपना यानी कि ये इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है अपना मसल का, ताकि अपनी बॉडी को थोड़ी गर्मी प्रोवाइड हो पाए। अब मसल्स के कुछ डिसऑर्डर्स की बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मिसेंथिया ग्रेविस। ये मिसेंथिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि इनके अंदर क्या होता है, जो एंटीबॉडीज रहती हैं वो फॉर्म होने लग जाती है अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो कि सार्कोलेमा पे प्रेजेंट रहते हैं, जिस कारण जो अपनी वीकनेस या फिर पैरालिसिस की कंडीशन भी आने लग जाती है। यानी कि अपन ने पढ़ा था एसिटाइल कोलिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। फिर दूसरी बीमारी होती है मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, यानी कि डुचेनी मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, यानी कि ये रहती है एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर रहता है। ये केवल और केवल अफेक्ट करता है अपने बॉयज़ को, और ये एब्सेंस हो जाता है इनके अंदर डायस्ट्रोफिन प्रोटीन का, यानी कि इनके अंदर प्रोग्रेसिव वीकनिंग हो जाती है या फिर एट्रोफी हो जाती है अपनी मसल्स की। 12 साल तक की एज तक बच्चा चलने से बंद हो जाता है, यानी बैठ जाता है। फिर जब कार्डियक मसल इन्वॉल्व हो जाती है तो अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। तो इसके अंदर जो डायस्ट्रोफिन प्रोटीन रहता है वो क्या इंपॉर्टेंट रोल करता है? डायस्ट्रोफिन प्रोटीन बेसिकली बाइंड करता है अपनी मसल्स को, आपस में जोड़ के रखता है बोन के साथ। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, यानी कि अब अपन बात करते हैं स्केलेटन सिस्टम्स की, तो ह्यूमंस के अंदर टोटल कितनी बोन्स प्रेजेंट रहती हैं? तो टोटल 206 बोन्स प्रेजेंट रहती है, यानी टोटल मसल्स रहती है 639 मसल्स,
जबकि बोन्स रहती हैं वो 206 बोन्स रहती हैं। एम्ब्रियोनियन लाइफ के अंदर बोन्स डिफर करती हैं, यानी कि ये अराउंड 300 बोन्स प्रेजेंट रहती हैं। जो अपना स्केलेटन सिस्टम है वो एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में डिवाइड होता है। जो अपना एक्सियल स्केलेटन रहता है इसके अंदर 80 बोन्स आती हैं। ये फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक स्कल रहता है, दूसरा स्टर्नम रहता है, तीसरा रिब्स और चौथा वर्टिब्रल कॉलम। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन रहता है उसके अंदर लिम्स आते हैं और ग्रिडल्स आते हैं। ग्रिडल्स के अंदर फर्दर पेक्टोरल ग्रिडल आता है और एक पेल्विक ग्रिडल आता है। जो अपना लिम्स रहती है इनके अंदर 4 लिम्स आती हैं और हाइंड लिम्स आती हैं। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन रहता है वो 126 बोन्स का बना रहता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन के बारे में, जो कि 80 बोन्स का बना रहता है। इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे स्कल की, जिनके अंदर 29 बोन्स प्रेजेंट रहती हैं। यानी कि इनके अंदर ये भी फर्दर डिवाइड होता है क्रेनियम के अंदर, जिनके अंदर 8 बोन का बन के बना रहता है। ये इनके अंदर बेसिकली ब्रेन प्रेजेंट रहता है क्रेनियम के अंदर। फिर फेशियल बोन्स जो कि 14 बोन्स का बन के मिलके बनी रहती है। फिर ईयर ऑसिकल जो कि 6 बोन की मिलके बनी रहती है। और फिर एक हायर बोन रहती है जो कि 1 बोन रहती है सिंगल। तो सबसे पहले अपन बात करें क्रेनियम की। क्रेनियम के अंदर जो 8 बोन्स रहती हैं, यानी कि जो 2 बोन्स रहती हैं वो पेयर के अंदर रहती हैं, यानी कि जो फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फेपमॉइड और एथमॉइड। जो पैराइटल और टेम्पोरल रहती है वो 2-2 के अंदर प्रेजेंट रहती है। जो फ्रंटल पार्ट रहता है ये फॉर्म करता है अपना फोरहेड को। जो पैराइटल पार्ट रहता है ये फॉर्म करता है अपने रूफ को, क्रेनियम की, और मेजर साइड ऑफ द ब्रेन को। जो टेम्पोरल रहता है ये हाउस करता है मिडिल या फिर इंटरनल ईयर को, और ये आर्टिकुलेट करता है विद इन मैंडिबल बोन जो कि एक फेशियल बोन है। फिर जो ऑसिपिटल रहता है इनके अंदर 2 कॉन्डाइल प्रेजेंट रहते हैं अपने ह्यूमंस के अंदर। इनके अंदर थ्रू ही फोरामेन मैग्नम प्रेजेंट रहता है, यानी कि लार्जेस्ट स्कल फोरामेन रहता है। इसके थ्रू ही स्पाइनल कोड पास आउट होती है। जो अपना स्फेपमॉइड रहता है इनके अंदर एक पिट प्रेजेंट रहती है जो कि सेलर टर्सिका रहता है। इनके अंदर हाउस होती है अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर एथमॉइड बोन रहती है। ये जो स्फेपमॉइड और एथमॉइड रहती हैं ये बनाती है अपनी बेस को, जो कि क्रेनियम के बेस को बनाती है। तो टोटल 8 बोन्स रहती हैं। इनको याद करने के लिए अपन ने ट्रिक बनाई है। जो कि चैंपियंस रहते हैं वो फेस प्रूफ ट्यूटोरियल ऑफ साइंस और इंग्लिश को प्रोवाइड करते हैं। तो C से क्रेनियम, F से फ्रंटल, P से पैराइटल, T से टेम्पोरल, O से ऑसिपिटल, E से एथमॉइड और S से स्फेपमॉइड। अब अपन बात कर रहे हैं फेशियल बोन्स की। फेशियल टोटल 14 बोन्स रहती हैं। कुछ पेयर के अंदर रहती है, कुछ सिंगली प्रेजेंट रहती है। जो अपनी नेजल बोन रहती है वो 2 रहती है। जो वूमर रहता है जो कि नाक के अंदर प्रेजेंट रहता है वो 1 रहता है। फिर एक इंफीरियर नेजल टर्बिनेट प्रेजेंट रहता है जो कि 2 नंबर में रहता है। फिर जो जाइगमेटिक बोन रहती है, यानी कि जो अपने गालों की बोन रहती है वो 2 में रहती है। फिर पैलेटाइन जो कि 2 रहता है, जो फॉर्म करता है अपने पैलेट को यानी हार्ड पैलेट को। फिर मैक्सिले यानी कि 2 रहता है, यानी ये अपर जो को फॉर्म करता है। फिर मैंडिबाइल लोअर जो को फॉर्म करता है, ये सिंगल प्रेजेंट रहता है और ये आर्टिकुलेट करता है विद एन टेम्पोरल बोन। और ये लार्जेस्ट और द हार्डेस्ट बोन रहती है, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट बोन रहती है अपनी फेशियल बोन के अंदर। फिर जो लैक्रिमल रहता है ये इसके अंदर जो आई बॉल है वो प्रेजेंट रहती है, यानी कि इनके अंदर लैक्रिमल सैक्स प्रेजेंट रहते हैं। ये भी 2 नंबर में रहते हैं। तो फेशियल बोन्स को याद करने के लिए अपन ने ट्रिक बनाई है। जो अपना न्यूजीलैंड है वो फ्लरिश हो जा रहा है विथ टू मेक मोर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो फ्लरिशिंग न्यूजीलैंड विल मेक मैक्स प्रॉफिट। तो एफ से फेशियल, तो अपना एन से आ जाएगा नेजल, जेड से जिग्मॉइड, वी से वोमर, आई से इंफीरियर टर्बिनेट, एल से लैक्रिमल, एम से मैक्सिले, एम से मैंडिबाइल और पी से पैलेटाइन। अपन बात करें ईयर ऑसिकल्स की। ईयर ऑसिकल्स यानी कि ये मिडिल ईयर के अंदर प्रेजेंट रहती है। ये 3-3 एक कान में 3 बोन्स रहती हैं, तो यानी कि 2 कान रहते हैं, अपने टोटल 6 बोन्स हो गई हैं। इनके अंदर जो 3 बोन्स रहती है उसका नाम है मेलस, इनकस और स्टेप्स। जो स्टेप्स रहती है वो सबसे छोटी बोन रहती है अपनी बॉडी की। तो इसका याद करने के लिए अपन ने बनाया जो मेस रहता है, यानी MIS। जो अपनी मेलस रहती है वो हैमर शेप की रहती है, जो इनकस रहती है वो एनविल शेप की रहती है और जो स्टेप्स रहती है वो सिरप शेप की रहती है। अपन बात करें हायोइड बोन की, जो कि एक प्रेजेंट रहती है। ये यू शेप बोन रहती है। ये प्रेजेंट रहती है ऑन द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी और ये अकेली एक लौती बोन है जो किसी दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती है। इनसे टंग, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नेक मसल्स अटैच रहती है। अपन बात करते हैं स्टर्नम या चेस्ट बोन के बारे में। तो ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग रहती है। इनके अंदर 3 पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। इनके अंदर एक क्लेविकुलर नॉच रहती है जिसके थ्रू क्लेविकल अटैच रहते हैं।
इनके अंदर रिब्स भी अटैच होती हैं विद हाइलाइन कार्टिलेज। तो 10 पेयर रिब्स अटैच रहती हैं इनके स्टर्नम पे। तो 1 to 7 पेयर रिब अटैच रहती है वो डायरेक्ट अटैचमेंट रहता है, और 8 to 10 जो रिब रहती है वो इनडायरेक्ट अटैचमेंट रहता है। तो जो ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है, तो ये ऊपर वाला पार्ट मेम्ब्रियम रहता है, बीच वाला पार्ट बॉडी रहता है, और सबसे नीचे प्रोसेस रहती है उसको बोलते हैं जिग्मॉइड प्रोसेस। और जो ये नॉच रहती है वो क्लेविकुलर नॉच रहती है, जिसके अंदर क्लेविकल आर्टिकुलेट करता है। अब अपन बात करें रिब्स की, तो रिब्स टोटल 12 पेयर्स की रहती है, यानी कि एक में 12 पेयर रहते हैं, टोटल 24 रिब्स रहती हैं। ये अटैच रहती है वेंट्रिकली स्टर्नम में, और डॉर्सली अटैच रहती है वर्टिब्रल कॉलम से। 3 टाइप्स की रिब प्रेजेंट रहती है, एक ट्रू रिब्स रहती है, एक फॉल्स रिब्स रहती है, और एक फ्लोटिंग रिब्स रहती हैं। जो ट्रू रिब्स रहती है वो 1 to 7 पेयर से रहती हैं, जो कि डायरेक्टली अटैच रहती है विद स्टर्नम विद हाइलाइन कार्टिलेज। जो अपनी फॉल्स रिब्स रहती हैं वो 8th 9th 10th वाली पेयर वाली रहती हैं, जो कि अटैच रहती है टू द 7th रिब इनडायरेक्टली। ठीक है, जो अपनी फ्लोटिंग रिब रहती है वो 11 12 रहती है, ये वेंट्रली अटैच नहीं रहती है। ये बेसिकली प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन को किडनी के। तो ह्यूमन जो रिब्स रहती है वो बाइसेफेलिक रहती है नेचर के अंदर, यानी कि अंदर 2 प्रोमिनेंट हेड प्रेजेंट रहते हैं। जो पीछे प्रेजेंट रहता है वो कैपिट्यूलम रहता है और ट्यूबरक्यूल रहता है। आगे जो स्टर्नम से अटैच रहती है वो थ्रू हाइलाइन कार्टिलेज अटैच रहती है। अब हम बात करें वर्टिब्रल कॉलम की, तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर टोटल 26 बोन्स होती हैं। एम्ब्रियोनल लाइफ के अंदर कुछ बोन फ्यूज नहीं होती है, इस कारण इनके अंदर टोटल 33 बोन्स प्रेजेंट रहती हैं, जबकि एडल्ट लाइफ के अंदर केवल और केवल 26 बोन रह जाती है। तो इनके अंदर 4 कर्वेचर प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे पहला रहता है सर्वाइकल कर्वेचर, सर्वाइकल कर्वेचर, दूसरा रहता है थोरासिक कर्वेचर, तीसरा रहता है लंबर कर्वेचर, और लास्ट रहता है अपना सैक्रल कर्वेचर। तो इनके अंदर कितनी बोन्स रहती हैं, तो 5 टाइप की बोन रहती है। एक सर्विकल रहती है जो कि नेक रीजन को बनाती है, इनके अंदर 7 बोन प्रेजेंट रहती है। तो जो थोरासिक रहता है वो 12 बोन प्रेजेंट रहती है, जो कि चेस्ट रीजन को बनाती है। और फिर अपनी जो लंबर रहती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट और द लार्जेस्ट अपनी वर्टिब्रल कॉलम की बोन रहती है, इनके अंदर टोटल 5 आती हैं। फिर सैक्रम, सैक्रम 5 बोन रहती है एम्ब्रियोनल लाइफ के अंदर, बट ये एडल्ट लाइफ के अंदर फ्यूज हो जाती है और सिंगल ही रह जाती है। फिर कॉकिक्स या फिर टेल बोन बोलते हैं अपन, इसके अंदर भी ये 4 प्रेजेंट रहती है, बट एडल्ट लाइफ के अंदर ये फ्यूज हो जाती है और सिंगल बोन फॉर्म करती है। तो टोटल जो बोन रहती है एडल्ट लाइफ के अंदर वो 26 बोन्स रहती हैं। तो अपन बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की जो हड्डियां रहती हैं, उसके अंदर कुछ कुछ नेचर हड्डियों का रहता है वो अलग रहता है, यानी कि अपन बात करने जा रहे हैं टिपिकल वर्टिब्रे के बारे में। तो एक वर्टिब्रे का नॉर्मल वर्टिब्रे कैसी रहती है, तो इनके अंदर एक बॉडी कैविटी प्रेजेंट रहती है जिसको अपन सेंट्रम बोलते हैं। ह्यूमन वर्टिब्रे के अंदर एम्फीफाइटिलियम रहती है, यानी कि जो इनके अंदर इनवर्टिब्रेटल डिस्क प्रेजेंट रहती है जो वाइट फाइब्रस कार्टिलेज की बनी रहती है, यानी कि बहुत ही हार्ड रहती है। यानी कि 2 कार्टिलेज, 2 अपनी बोन रहती है, जो अपनी 2 वर्टिब्रल कॉलम की जो 2 बोन रहती है उनके अंदर प्रेजेंट रहती है अपनी एक वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, जिसको अपन इंटर वर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। जो इनके अंदर न्यूरल कैनाल भी प्रेजेंट रहती है जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्डल पास होती है। इनके अंदर न्यूरल स्पाइन भी रहती है जो बाइफिड रहती है एक्सेप्ट C7 बोन। अपन इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे आगे। तो इनके अंदर 2 पेयर रहते हैं आर्टिकुलेटिंग फॉसेट, एक पेयर रहता है प्रीजाइगोफाइसिस का और दूसरा पेयर रहता है पोस्टजाइगोफाइसिस का। इनके अंदर एक ट्रांसवर्स प्रोसेस भी रहती है। अपन कुछ टिपिकल वर्टिब्रे की बात कर लें जो कि एक्सेप्शन रहते हैं, यानी कि सबसे पहले अपन बात करें सर्विकल वर्टिब्रे के अंदर C1, C2 एंड C7 ये अटिपिकल वर्टिब्रे रहते हैं। तो C1 को अपन एटलस भी बोलते हैं, ये बियर करती है अपने स्कल को, इनके अंदर कोई भी सेंट्रल ग्रेविटी प्रेजेंट नहीं रहती। इनके अंदर फॉसेट होता है ऑफ या फिर आर्टिकुलेट करते हैं थ्रू एन ऑसिपिटाइल कॉन्डाइल। इनके अंदर प्रीजाइगोफाइसिस जो प्रोसेस रहती है वो एब्सेंट रहती है, और इनके अंदर रिड्यूस रहती है अपनी ट्रांसवर्स प्रोसेस। इनके अंदर स्पाइन प्रोसेस भी, न्यूरल स्पाइन भी रिड्यूस रहती है। इनके अंदर एक और फॉसा प्रेजेंट रहता है जिसको अपन एडिनॉइड फॉसा प्रेजेंट रहता है, जो कि एडिनॉइड प्रोसेस से आर्टिकुलेट करता है। अपन बात करते हैं C2 बोन की, जिसको अपन एक्सिस भी बोलते हैं। इनके अंदर एडिनॉइड प्रोसेस प्रेजेंट रहती है जिसको अपन डेंस पिग लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि आर्टिकुलेट करता है विद एन एडिनॉइड फॉसा जो प्रेजेंट रहता है C1 बोन के अंदर। यही रिस्पॉन्सिबल होता है साइडवेज के लिए या फिर नो मूवमेंट के लिए, यानी कि जो अपन नो करते हैं, गर्दन हिला के ना करते हैं, वो एडिनॉइड प्रोसेस के थ्रू ही होता है। अपन बात करते हैं C7 बोन की, तो ये वर्टिब्रल प्रोमिनेंस प्रेजेंट रहता है जो अपनी नेक के अंदर पीछे देखेंगे अपन तो लास्ट में एक स्पाइनी प्रोसेस अपने को दिखेगी, एक बाहर
निकलती हुई स्पाइनी प्रोसेस रहेगी वो अपनी जो रहती है वो बोन रहती है C7 बोन। तो इनके अंदर जो न्यूरल स्पाइन रहती है वो बाइफाइड नहीं रहती है, ये फॉर्म करता है प्रोमिनेंस ऑफ द नेक को। तो अपन सबसे पहले बात करें थोरासिक वर्टिब्रे की, तो थोरासिक वर्टिब्रे के अंदर जो रिब्स रहती हैं वो 2 to 8 रहती हैं, यानी कि अंदर T2 से T8 तक ये अटिपिकल नेचर के अंदर रहते हैं। जो T1, T9 और T9 से T12 रहती हैं वो अटिपिकल नेचर की रहती हैं। तो इनके अंदर 2 फॉसेट्स प्रेजेंट रहते हैं, एक पेयर फॉर रहता है ट्यूबरक्यूल और एक पेयर रहता है कैपिट्यूलम के लिए, जो कि रिब्स के से आर्टिकुलेट करता है। अपन बात करते हैं लंबर वर्टिब्रे की। जो लंबर वर्टिब्रे रहती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट और हैवीएस्ट वर्टिब्रे रहती है। जो लंबर वर्टिब्रे रहता है उसी के ऊपर जो अपना बॉडी वेट है वो ही झेल पाती है। फिर अपन बात करें सैक्रम या कॉकिक्स के, जो सैक्रम पार्ट रहता है वो वाइडर रहता है फीमेल्स के अंदर और ट्रायंगुलर शेप का रहता है, और जो कॉकिक्स रहता है वो अपने लिए ह्यूमंस के अंदर वेस्टिजियल पार्ट रहता है, यानी आपके अंदर टेल की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो ये अपने लिए वेस्टिजियल पार्ट रहता है। तो अपन ये वर्टिब्रल फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला रहता है C7 T12 L5 S5 और CD4। 4 को अपन ब्रैकेट में और 5 को ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी ये फ्यूज रहता है। अब बात करते हैं अपन एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर, जो कि 126 बोन्स का बन के मिलके बना रहता है। इसके अंदर अपन बात करेंगे पेक्टोरल ग्रिडल की, जिनके अंदर 2 बोन्स प्रेजेंट रहती हैं। ईच पेक्टोरल ग्रिडल के अंदर 2 बोन प्रेजेंट रहती है, यानी कि इनके अंदर टोटल 4 बोन प्रेजेंट रहती है। ये बना रहता है स्काप्यूला और क्लेविकल का मिलके बना रहता है। जो अपना स्काप्यूला रहता है वो 2 प्रेजेंट रहता है, ये डॉर्सल सरफेस ऑफ द थोरासिक पे प्रेजेंट रहता है। ये 2 to 7 रिब्स के बीच में प्रेजेंट रहता है, यानी T2 से लेके T7 के बीच में प्रेजेंट रहता है। ये रफली ट्रायंगुलर बोन रहती है। इनके अंदर प्रोसेसेस और कुछ कैविटीज प्रेजेंट रहती हैं। तो अपन सबसे पहले प्रोसेसेस की बात करें तो इनके अंदर एक्रोमियम प्रोसेस प्रेजेंट रहती है, जो कि आर्टिकुलेट करती है अपनी क्लेविकल बोन के साथ, और जो इनके अंदर ग्लेनोइड कैविटी प्रेजेंट रहती है वो आर्टिकुलेट करती है अपनी ह्यूमरस बोन के साथ टू फॉर्म शोल्डर, और इनके अंदर कैरोइड प्रोसेस भी प्रेजेंट रहती है। तो ये अपना एक स्काप्यूला का डायग्राम है। जो ये वाली बोन है वो क्लेविकल बोन है, जो एक्रोमियम प्रोसेस है इसी के थ्रू अपना जो रहता है वो क्लेविकल अटैच रहता है, और जो ये कैविटी है वो अपनी ग्लेनोइड कैविटी है जिससे आर्टिकुलेट करती है अपनी ह्यूमरस बोन। तो अपन बात करें क्लेविकल या फिर कॉलर या फिर अपनी ब्यूटी बोन के बारे में, ये एस शेप की बोन रहती है, ये लॉन्ग रहती है और थिन रहती है। जो इनका मीडियल पार्ट रहता है वो स्टर्नम के साथ अटैच रहता है, और जो लेटरल पार्ट है वो एक्रोमियम प्रोसेस के साथ अटैच रहता है, जो कि स्काप्यूला में प्रेजेंट रहता है। और इसको अपन फ्रैक्चर बोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये एस शेप की रहती है, यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ये फ्रैक्चर जल्दी हो जाए। अपन बात करेंगे फोर लिम्स के बारे में, यानी अपने हाथों की जो हड्डियां प्रेजेंट रहती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो टोटल 60 हड्डियां रहती हैं, यानी कि एक हाथ के अंदर 30 हड्डियां प्रेजेंट रहती हैं। तो इनके अंदर सबसे पहले जो अपनी आर्म बोन रहती है, यानी कि जो ह्यूमरस रहती है वो एक रहती है। फिर जो अपनी रेडियस और अल्ना रहती है वो एक एक प्रेजेंट रहती है, और जो अपनी रिस्ट बनाती है उसके अंदर कार्पल्स रहती हैं जो कि 8 रहती है नंबर के अंदर। फिर जो अपनी पाल्म बनाती है उसके अंदर मेटाकार्पल्स रहती हैं जो 5 नंबर में रहती हैं, और जो अपनी डिजिट यानी कि उंगलियां बनाती है उसको अपन फेलेंजेस बोलते हैं, जो कि अराउंड 14 रहती है नंबर्स के अंदर। तो टोटल बोन मिला के 30 हो जाती है। तो अपन कुछ बोन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ह्यूमरस की बात करें तो जो ह्यूमरस का हेड रहता है वो आर्टिकुलेट करता है विद ग्लेनोइड कैविटी टू फॉर्म शोल्डर ऑफ स्काप्यूला। इनके अंदर कुछ डेल्टॉइड रीजेस भी प्रेजेंट रहते हैं जिसके थ्रू डेल्टॉइड मसल्स अटैच रहती हैं। इनके अंदर ट्रोक्लिया रहते हैं, यानी कि पुली लाइक स्ट्रक्चर रहता है। इनके अंदर ऑक्यूलम फॉसा प्रेजेंट रहता है जो कि आर्टिकुलेट करता है विद एन ऑलिक्यूरम प्रोसेस, जो कि प्रेजेंट रहती है अपनी अल्ना के अंदर टू फॉर्म एल्बो जॉइंट। तो अपन बात करें रेडियस और अल्ना की, जो रेडियस रहती है वो टूवर्ड्स रहती है अपने थंब साइड को, यानी कि लेटरल बोन रहती है, और जो अपनी अल्ना रहती है वो मीडियल साइड रिप्रेजेंट रहती है। ये अपना ह्यूमरस बोन हो गई। जो ये अपना ये वाली बोन है वो रेडियल है, और जो अंदर वाली बोन है वो अपनी अल्ना है। ये जो प्रोसेस है ये ऑलिक्यूरम प्रोसेस है, और इनके अंदर जो ऑलिक्यूरम फॉसा प्रेजेंट रहता है तो ये आर्टिकुलेट बन के अपनी पुली लाइक स्ट्रक्चर ट्रोक्लिया बनाते हैं। अब बात करते हैं अपन पेल्विक ग्रिडल की। पेल्विक ग्रिडल के अंदर 2 बोन प्रेजेंट रहती है, यानी कि ईच पेल्विक ग्रिडल के अंदर 1 बोन प्रेजेंट रहती है, यानी इसको अपन कॉक्सल या फिर इनोमिटेड बोन बोलते हैं। ठीक है, तो हर एक कॉक्सल बोन के अंदर 3 बोन्स के मिल्क के बना रहता है, यानी कि इनके अंदर रहती है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। जो इलियम रहता है वो लार्जेस्ट पार्ट रहता है, यानी कि ये इलियम है। जो पोशियम पार्ट रहता है
इस्चियम पार्ट रहता है वो अपना पोस्टीरियर रहता है और जो अपना प्यूबिस पार्ट रहता है वो अपना एंटीरियर रहता है। इनके अंदर एक प्यूबिस सिम्फाइसिस भी प्रेजेंट रहता है जो कि वाइट फाइब्रस कार्टिलेज का बना रहता है जो कि ज्वाइन करता है दो प्यूबिस सेंट्रियली को। ठीक है, इनका बहुत ही मेजर रोल होता है डिलीवरी ऑफ द फीटस के अंदर। इनके अंदर पेल्विक कैविटी जो फीमेल के अंदर रहती है वो वाइडर रहती है। ठीक है, और अपन बात करते हैं एसिटाब्यूलम की, तो जो एसिटाब्यूलम रहता है वो 3 जंक्शन का मिलके बना रहता है, यानी 3 बोल्स जब आपस में मिलती है तो उस रीजन को अपन एसिटाब्यूलम बोलते हैं। जो इसका जो फीमर का हेड रहता है वो इसी एसिटाब्यूलम में फिट हो जाता है। तो इनके अंदर एक फोरामेन प्रेजेंट रहता है जिसको अपन ऑब्टेरेटर फोसा बोलते हैं। ये लार्जेस्ट फोसा रहता है अपनी बॉडी का जो कि प्रेजेंट रहता है बिटवीन प्यूबिस एंड इशियम। अब बात करते हैं अपन हाइंड लिम्स की, तो हाइंड लिम्स भी 60 बोन के मिलकर बनती है, यानी कि एक हाइंड लिम्ब के अंदर 30 बोन्स प्रेजेंट रहती है। जो अपनी थाई बोन रहती है उसको अपन फीमर बोलते हैं, जो अपनी शार्क बोन बोलते हैं उसको इनके अंदर आती है टिबिया और फिब्यूला जो कि 2 बोन रहती हैं। जो अपनी नी बोन रहती है उसको पटेला बोलते हैं, यानी 1 नंबर में रहती है। जो अपनी एंकल बोन रहती है यानी टार्सल्स रहती हैं उनको 7 आते हैं नंबर में। जो अपनी सोल बोन रहती है उसको अपन मेटाटार्सल्स बोलते हैं जो 5 नंबर में रहती है। जो अपनी डिजिट यानी पैर की उंगलियां बनाती है उसको अपन फेलेंजेस बोलते हैं जो 14 नंबर में रहती है, यानी टोटल बोन्स 30 हो जाती है। अपन बात करें तो फीमर यानी लार्जेस्ट बोन रहती है या हार्डेस्ट बोन रहती है अपनी पूरी बॉडी की, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट बोन रहती है अपनी बॉडी की। जो इसका हेड रहता है वो आर्टिकुलेट करता है विद एन एसिटाबुलम ऑफ टू फॉर्म एन हिप जॉइंट। ठीक है, जो इसका लोअर एंड रहता है ये फॉर्म करता है अपना नी जॉइंट को विद पटेला एंड टिबिया। जो अपनी टिबिया रहती है वो मीडियल बोन रहती है। जो अपनी फिबिया रहती है वो थिनर और लॉन्गर और लेटरल बोन प्रेजेंट रहती है। जो अपनी पटेला रहती है वो सिस्मोइड बोन रहती है, यानी कि ये टेंडन के ऑसिफिकेशन से बनती है। अब कितने टाइप्स के जॉइंट प्रेजेंट रहते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो 3 टाइप के जॉइंट प्रेजेंट रहते हैं। एक इमूवेबल या फिर फाइब्रस या फिर सिनर्थ्रॉइड जॉइंट प्रेजेंट रहता है, यानी कि ये एग्जांपल है इसके सर्चेस जो कि अपने स्कल बोन्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, या फिर जो अपने टीथ की बोन रहती है यानी टीथ के जोल्स रहते हैं वो भी एक इमूवेबल जॉइंट्स के एग्जांपल है। कुछ स्लाइटली मूवेबल यानी कार्टिलेजिनस जॉइंट रहते हैं। इनके अंदर एग्जांपल आता है अपने इंटरवर्टिब्रल जॉइंट या फिर प्यूबस सिम्फाइसिस का जो कि वाइट फाइब्रस कार्टिलेज के बने रहते हैं। ये कुछ स्लाइटली मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। कुछ फ्रीली या फिर इनको साइनोवियल जॉइंट भी बोलते हैं, यानी कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं ये, यानी कि इनके अंदर आते हैं सबसे पहले आर्टिकुलर कार्टिलेज जो कि एंड पे प्रेजेंट रहता है बोन के, और कुछ आते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन जो कि सीक्रेट करता है अपने साइनोवियल फ्लूइड को जो कि लुब्रिकेट और प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन और फॉर द इजी मूवमेंट। तो कितने टाइप्स के साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, तो सबसे पहले अपन बात करें साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर, तो इसके अंदर होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो कि मल्टी एक्सेल डायरेक्शन में हो सकता है, यानी कि सारी डायरेक्शन के अंदर हो सकता है। इसके एग्जांपल है शोल्डर, जैसे अपन शोल्डर को हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, और एक और इसका एग्जांपल है हिप जॉइंट जिसको अपन पूरी कमर को हिला सकते हैं। फिर आता है सैडल जॉइंट भी मल्टी एक्सेल होता है ये, बट रिड्यूस फॉर्म होता है अपने बॉल एंड सॉकेट का। इससे एग्जांपल है अपने जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट होता है या फिर जॉइंट ऑफ द फर्स्ट थंब होता है। ठीक है, यानी अपने थंब को भी अपन मल्टी डायरेक्शन घुमा सकते हैं। जो अपना हिंज जॉइंट रहता है वो यूनी एक्सेल रहता है। इसका एग्जांपल है एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट और इंटरफेरेंजियल जॉइंट। जो अपना पाइवेट जॉइंट रहता है वो यूनी एक्सेल रहता है, यानी कि जो जॉइंट रहता है अपने C1 और C2 के बीच में, इसको बोलते हैं अपन एटलांटो एक्सेल जॉइंट जो कि स्लाइट मूवमेंट प्रोवाइड करता है, यानी यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट प्रोवाइड करता है। फिर रहता है ग्लाइडिंग जॉइंट जो कि यूनी एक्सेल रहता है और ये सिंपलेस्ट टाइप रहता है जॉइंट का। ये रहता है बिटवीन कार्पल्स, बिटवीन टार्सल्स एंड बिटवीन फैलेंजेस। फिर अपना एक और 2 टाइप के जॉइंट प्रेजेंट रहते हैं बॉडी के अंदर जो कि बायएक्सियल रहते हैं। एक रहता है कॉन्डाइलर जॉइंट और दूसरा रहता है एक एलिप्सॉइडल जॉइंट। जो कॉन्डाइलर जॉइंट रहता है वो एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट रहता है, और जो अपना एलिप्सॉइडल जॉइंट रहता है वो रहता है मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। अब जॉइंट्स को अपन ने याद कराने के लिए बहुत शानदार ट्रिक बनाई है। जैसा अपन IPL मैच में अपनी क्रिकेट टीम रहती है, तो क्रिकेट टीम के अंदर हर तरीके के प्लेयर्स रहते हैं, यानी कुछ ऑलराउंडर रहेंगे, कुछ बैट्समैन रहेंगे, कुछ बॉलर्स रहेंगे। तो अपन ने टीम बनाई है, उसके अंदर अपन ने 2 ऑलराउंडर को लिया है, यानी 2 मल्टी एक्सियल लिए हैं, 3 को बैट्समैन यानी यूनी एक्सियल लिए हैं, और 2 बैट्समैन प्लस बॉलर, यानी कि इनके अंदर 2 टैलेंट प्रेजेंट है, और एक अपन ने बॉलर लिया है। ठीक है, तो जो मल्टी एक्सेल के एग्जांपल हैं वो बॉल सॉकेट और सैडल जॉइंट है। जो अपने यूनी एक्सेल के एग्जांपल है वो हिंज, पाइवेट और ग्लाइडिंग जॉइंट है। जो अपने बायएक्सियल के एग्जांपल है वो एलिप्सॉइडल और कॉन्डाइलर जॉइंट रहते हैं। एक फाइब्रस जॉइंट रहता है जिसको अपन इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं, और एक कार्टिलेजिनस जॉइंट रहता है जिसको अपन स्लाइटली मूवेबल जॉइंट बोलते हैं।
अब कुछ डिसऑर्डर्स की बात कर लें जो स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं फैगेट्स डिसीज की, यानी कि एबनॉर्मल बोन की ग्रोथ होने लग जाती है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ द ऑस्टियोब्लास्ट। फिर अपन बात करते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट के अंदर कॉज होती है, यानी कि इसके अंदर सॉफ्टनिंग हो जाती है अपनी बोन की ड्यू टू विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण, और जब ये बच्चों के अंदर होती है तो उसको अपन रिकेट्स बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि ये एक एज रिलेटेड डिसीज है, यानी कि इनके अंदर इंक्रीज हो जाता है पैराथायराइड हार्मोन का या फिर एस्ट्रोजन डिफिशियंसी हो जाती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल रहता है अपने वुमेन के अंदर, यानी कि वुमेन के अंदर डीकैल्सिफिकेशन हो जाता है बोन का, जिसका बोन बहुत ही कमज़ोर हो जाती है और फ्रैक्चर के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाती है। तो अपन बात करते हैं अर्थराइटिस। तो इसके अंदर आइटिस आया है, किसी न किसी चीज़ का इन्फ्लेमेशन हुआ है। तो इसके अंदर अर्थराइटिस के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है अपने जॉइंट्स का, तो इसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, पेन आ जाता है, ठीक है, और जॉइंट्स के अंदर। तो सबसे पहले अपन बात कर लें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की। तो ये डिसजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है, ये एज रिलेटेड होता है। इसके अंदर डीजनरेशन हो जाता है अपने आर्टिकुलर कार्टिलेज का, जिसका डिक्रीज हो जाता है अपना साइनोवियल फ्लूइड को। ये जनरली अफेक्ट करती है अपने ओल्डर पीपल को, जिस कारण जो अफेक्ट करती है स्पाइन को, नी को। जैसे अपन बूढ़े लोगों में देखते हैं कि उनको घुटने का दर्द बना रहता है, तो उस कंडीशन को अपन ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, यानी उनकी बोन कमजोर हो जाती है जिनके अंदर डिक्रीज हो जाता है साइनोवियल फ्लूइड का होना। ये मोस्ट कॉमन जॉइंट डिसीज। अपन बात करते हैं रियूमेटॉइड अर्थराइटिस की। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर आईजीएम एंटीबॉडी फॉर्म हो जाती है अगेंस्ट साइनोवियल मेम्ब्रेन के, जिस कारण जो इंक्रीज हो जाता है अपना साइनोवियल फ्लूइड और स्वेलिंग होने लग जाती है। तो मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करती है अपने पैनस को, जिस कारण कार्टिलेज इरोजन होता है फाइब्रस टिश्यू का और फॉर्म हो जाती है बोन, जिस वजह से ये अफेक्ट करता है स्मॉलर जॉइंट्स को ज़्यादातर, और ये इनकी एज रहती है 25 से 50 साल के बीच में अफेक्ट करने वाला। फिर एक लास्ट रहता है, वो रहता है गाउटी अर्थराइटिस यानी गॉट डिसीज। इसके अंदर यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है अपने जॉइंट्स के अंदर, तो ये डिपॉजिट होता है एज एन मोनोसोडियम सॉल्ट के फॉर्म में। तो अपन कुछ मसल्स की बात कर लें। वैसे अपने टॉपिक्स के अंदर मसल्स नहीं है 11th के कोर्स में, बट कुछ मसल्स को अपने को याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे लार्जेस्ट मसल जिसको अपन बोलते हैं ग्लूटेस मैक्सिमस, जो अपनी लॉन्गेस्ट मसल रहती है उसको अपन बोलते हैं सर्टोरियस मसल। जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल रहती है वो रहती है मैस्टर, और जो फास्टेस्ट मसल रहती है वो अपनी आईलिड की मसल रहती है। सो इस चैप्टर को अब समाप्त कर चुके हैं अपन। अब नए चैप्टर के लिए अगली वीडियो का इंतजार करिए।